तो 1857 से लेकर यानी जंग आज़ादी के इख्तिताम से लेकर 1947 तक यानी हिंदुस्तान की तकसीम तक का जो दौरानिया है उसे पाकिस्तान मूवमेंट या तहरीक पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ MCQs डिस्कस करेंगे और उसके साथ हल्के फुल्के अंदाज से, जैसा कि आपके इल्म है, मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि सिर्फ MCQs को ही नहीं बताया जाता बल्कि उनसे जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं उनको ज़ेर बहस भी लाया जाता है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बेहतर हो। तो इस वीडियो के ज़रिए जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो आपको बताए जाएंगे और उसके साथ साथ एक कमेंट्री जो है वो भी आप जो है वो उसको सुनेंगे और ताकि आप चीज़ों को समझने में जो है वो आपको आसानी हो सके। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मूवमेंट और एपिसोड नंबर 1। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर मैंने वीडियो का आगाज़ किया है और इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ़ MCQs आपके साथ शेयर कर रखे हैं। तो पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो दरअसल 1857 से लेकर 1947 के दौरानिए पर मुश्तमिल है, जो कि एक तवील अरसा है, कमोबेश 90 साल का अरसा बनता है और किसी एक एपिसोड के अंदर या किसी एक वीडियो के अंदर जो है उसका तफसीली जायज़ा लेना जो है मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ हैं, समाजी सरगर्मियाँ हैं, मुआशी सरगर्मियाँ हैं जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान रूनुमा होती रहीं। तो उनका एक एक का तफसीली जायज़ा लेना जो है शायद एक नशिस्त के अंदर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि एक एपिसोड के अंदर जो है हम 15 साल का जो दौरानिया है उसको डिस्कस करेंगे और अगली एपिसोड के अंदर जो नेक्स्ट 15 साल जो होंगे उसको हम ज़ेर बहस लेंगे। जैसे फ़र्स्ट एपिसोड जो है उसका तल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ान से है और सर सैयद अहमद ख़ान का जो हालात ज़िंदगी हैं, उनसे मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं, उनके जो नज़रियात हैं, उनकी जो कोशिश और जद्दोजहद है, जो उनकी सर्विसेज़ हैं, उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा, जो 1857 से 1898 तक यानी उनकी वफ़ात तक की ज़िंदगी जो है उसका अहाता किया जाएगा। तो बेसिकली जो पाकिस्तान मूवमेंट है डेट इज़ ए लव स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये सियासी जद्दोजहद का नाम है और मैंने इसके लिए जो टाइटल जो है रखा है वो है ए लव स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यकीनन ये स्टोरी जो है जो क़याम पाकिस्तान पर मुश्तमिल है और जो तहरीक पाकिस्तान कहलाती है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की मोहब्बत के अंदर जो है ये सारी जद्दोजहद और सारी कोशिशें जो है वो अमल में लाई गई हैं। इसलिए ये जो पाकिस्तान मूवमेंट है ये बेसिकली एक लव स्टोरी का स्टेटस रखती है। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एपिसोड के अंदर जो है ये जो लव स्टोरी ऑफ पाकिस्तान है ये फ्राम सर सैयद अहमद ख़ान टू क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। इस मोहब्बत भरी कहानी का, इस मोहब्बत भरी स्टोरी का जो दौरानिया है वो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी से लेकर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तक मुश्तमिल है। इस दौरान बेशुमार शख्सियात आईं, बेशुमार शख्सियात ने अपनी अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक इस मोहब्बत भरी दास्तान के अंदर रंग भरने की कोशिश की है, इसको सजाने की कोशिश की है, इसको कामयाब बनाने की कोशिश की है। तो इस स्टोरी के अंदर जो है ये जो लव स्टोरी है जिसका आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होगा और उसका इख्तिताम जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी से हम करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ जो लीडर्स आए हैं, अकाबरीन आए हैं, मुख्तलिफ़ जो वाक़यात होते रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों की जो खिदमात हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबका जो है वो ज़िक्र जो है वो होता रहे। हाँ, ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। पाकिस्तान मूवमेंट क्या है? बेसिकली ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल है। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक कोशिश, मेहनत और लगन का काम है। ये जद्दोजहद मुसलसल का नाम है जो 1857 से शुरू होती है और फिर इंतहाई कठिन रास्ते इख्तियार करते हुए आखिरकार 1947 को एक बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार होती है। तो 1857
का वो दौर जब हिंदुस्तान के मुसलमानों से इक़्तिदार छीन लिया गया था, और फिर क्या हुआ कि फिर उस इक़्तिदार को वापस लेने के लिए जद्दोजहद और कोशिशें शुरू हो गई। और 1947 को जो है हिंदुस्तान के मुसलमान अगरचे मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के ऊपर अपना इक़्तिदार वापस लेने में तो कामयाब ना हो सके, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से पर हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो अपनी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिशों के नतीजे में वो कुछ हिस्से के ऊपर इक़्तिदार जो था उसको वापस लेने में कामयाब हो गए। तो ये स्टोरी ऑफ स्ट्रगल है। स्टोरी ऑफ स्ट्रगल के अंदर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो सर सैयद अहमद ख़ान पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर हम सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी, उनके मामलात, उनकी सरगर्मियों, उनके नज़रियात, उनकी जद्दोजहद, कोशिश, इक़दामात का जायज़ा लेंगे। और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताता चलूँ कि वो अक्टूबर 17, 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, और उनका जो इंतकाल है वो 1898 को हुआ है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनको अपने साया रहमत में खुसूसी जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ इन हिस्ट्री। अगर आप तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तारीख़ के अंदर, तारीख़ के जो औराक हैं, तारीख़ जो है उसको सजाने में, उसको खूबसूरत बनाने में, उसके अंदर रंग भरने के अंदर मुख्तलिफ़ जो शख्सियात होती हैं उनका किरदार बड़ा नुमायाँ होता है। तारीख़ के औराक शख्सियात की कोशिशों, जद्दोजहद, कुर्बानियों और अनथक मेहनत से भरे पड़े नज़र आते हैं। ये शख्सियात ही होती हैं जो अपनी मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के बाद तारीख़ का रुख मोड़ देती हैं। जो बज़ाहिर चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, तो ये शख्सियात अपनी अनथक मेहनत के बाद तारीख़ का इस अंदाज से रुख मोड़ते हैं कि वो ना होनी को होनी में तब्दील कर देते हैं। जो चीज़ बज़ाहिर काबिल अमल ना लग रही हो, अपनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद और अपने खलूस से और भरपूर लगन से काम करने के नतीजे में वो उसको मुमकिन बना देते हैं। नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करना ये बड़ी शख्सियात का काम होता है। जो मुखलिस लोग होते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, जिन्हें अपने कुव्वते बाजू पर यकीन होता है। और हमने देखा कि तारीख़ के अंदर ऐसी बेशुमार शख्सियात मिल जाती हैं जिन्होंने मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश के बाद तारीख़ का रुख जो है वो अपने अंदाज से मोड़ा, अपनी मर्ज़ी से मोड़ा, और तारीख़ को रकम करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान का शुमार जो है वो ऐसी शख्सियात के अंदर होता है कि बहुत सारी मुखालफत के बावजूद, बहुत सारे जो मुखालफीन थे, अंग्रेज़ों की मुखालफत, हिंदुओं की मुखालफत, इवन के मुसलमानों की मुखालफत, सारी मुखालफत, सारे मुहाज़ों पर लड़ने के बावजूद वो अपना नुक्ता नज़र मनवाने में कामयाब हुए, और फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी जो थी वो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए। सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशों को अगर जायज़ा लिया जाए और उसमें कोई मौरख़ जो है वो कितनी ही कम ज़रफ़ी का मुज़ाहरा क्यों ना करे, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसे बहरहाल सराहना पड़ता है, उसे बहरहाल दाद देनी पड़ती है कि एक शख्स जो अकेले निकला था और फिर उसने मुसलसल मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद अपने साथ एक भरपूर काफ़िला जो था, एक ताकतवर और मुनज़्ज़म काफ़िला जो था वो अपने साथ मिला लिया। और फिर यही काफ़िला जो है जो सर सैयद अहमद ख़ान के अकेले सफ़र से शुरू हुआ और फिर लोग मिलते गए, और फिर हमने देखा कि इसका जो इख्तिताम है एक बहुत खूबसूरत इख्तिताम हुआ, और 1947 को जो है वो हिंदुस्तान तकसीम हुआ। जो बीज सर सैयद अहमद ख़ान ने बोया उसका फल जो है वो 1947 को जो है वो हासिल हुआ। तो कोई भी शख्सियत जब पुरअज़म हो जाती है और जब जद्दोजहद शुरू कर देती है तो फिर वो उसके सामने कितनी ही रुकावटें क्यों ना हों तो वो उसको अबूर कर लेती है। सर सैयद अहमद ख़ान एक पुरअज़म शख्सियत के मालिक थे। वो एक बातदबीर रहनुमा नज़र आते हैं, और उन्होंने अपनी फ़हम व फ़राज से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया, और अपनी क़ुव्वत इरादी से उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नई मंज़िल की तरफ ले जाने की कोशिश की, और उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब हुए। तो सर सैयद अहमद का शुमार यकीनन हिंदुस्तान की अजीम सियासी रहनुमाओं के अंदर जो है वो होता है।
सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमात का अगर मुताला किया जाए तो उनकी तालीमात का निचोड़ है, जो 1 पॉइंट इनका एजेंडा है, वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, यानी तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। सर सैयद अहमद ख़ान की पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ के गिर्द घूमती है, तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। उनका नुक्ता नज़र ये था कि जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान तालीम हासिल नहीं करेंगे, और तालीम भी कैसी, जदीद तालीम जो वक़्त के तकाज़ों को पूरा करती हो, जो वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक हो, जो वक़्त के मसाइल का हल तलाश करती हो, तो उस वक़्त तक जो है हिंदुस्तान के मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर तालीमी शऊर को बेदार करने के लिए भरपूर कोशिशें की, अनथक मेहनत की, और आखिरकार वो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा तबका जो है वो पैदा करने में कामयाब हो गए जो जदीद तालीम से रास्ता था, नई सोच से रास्ता था। और फिर हमने देखा कि यही तबका जो है वो तहरीक पाकिस्तान का हरावल दस्ता बनकर सामने आया, और उन्हीं रहनुमाओं ने सर सैयद अहमद ख़ान के तालीमी इदारों से जो फारिगुल तहसील बच्चे लोग थे, वहीं लोग आगे जाकर जो है वो तहरीक पाकिस्तान के अंदर उन्होंने फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिशें जो हैं वो रंग लाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तालीम के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी, और फिर वो मैदान अमल में आकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो उसको हम 3 फेजेस के अंदर तकसीम कर सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी जो है उसको अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो 3 फेजेस जो हैं, उसकी ज़िंदगी के 3 पहलू जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। फर्स्ट फेज़ 1817 से लेकर 1857, यानी जो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का जो पहला फेज़ है वो 1817 यानी उनकी पैदाइश से शुरू होता है, और उसको हम 1857 तक ले जा सकते हैं। जो सेकंड फेज़ है वो 1857 से शुरू होता है और 1867 पर जाकर ख़त्म होता है, फ्राम 1857 टू 1867, एंड द थर्ड फेज़ इज़ फ्राम 1867 टू 1898, यानी 1867 से उनकी वफ़ात तक का दौर है। मुख्तसर जो है इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का जो पहला फेज़ है, जो उनकी पैदाइश से शुरू होता है और 1857 तक चलता है, तो ये उनकी ज़िंदगी का ज़ाती पहलू है। ये जिस तरह एक आम शख्स जो है वो पैदा होता है और वो तालीम हासिल करता है, फिर वो नौकरी हासिल करता है और कुछ नौकरी करता है, और उसके बाद उसके मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पहला फेज़ भी जो है सर सैयद अहमद ख़ान की ज़ाती ज़िंदगी का दौर है। उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने माशरे के लिए कोई काम किया हो, समाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काम किया हो, लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हों। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का जो पहला फेज़ है वो इनफरादी ज़िंदगी है, जो अपने हर शख्स जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है। तो पहला फेज़ जो है वो इस नोयत का है। जो दूसरा फेज़ है, सेकंड फेज़ ऑफ द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, विच स्टार्ट्स फ्राम 1857 टू 1867, ये फ़ेज़ उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम दौर है। इस फेज़ ने जो है सर सैयद अहमद ख़ान को उनकी आम ज़िंदगी से निकाल कर, ज़ाती ज़िंदगी से निकाल कर, उन्हें एक माशरती और इज्तिमाई ज़िंदगी के मैदान में ला खड़ा किया। 1857 की जंग आज़ादी जब हो रही थी तो उस जंग के दौरान एक बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ, और उस वाक़े ने जो है सर सैयद अहमद ख़ान की जो शोहरत है उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बरतानिया तक पहुंचा दिया। वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है जब जंग जारी थी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ अंग्रेज़ बच्चों, कुछ ख़वातीन और कुछ जो बुज़ुर्ग मर्द थे उनको अपने यहाँ पनाह दी थी। जब इस वाक़े एक इल्म जो है वो लोगों को हुआ और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़ास तौर पे हुआ, तो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन जो था वो लोगों ने ज़ाहिर किया।
और सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की गई और उन्हें कहा गया कि तुम अंग्रेज़ों के एजेंट हो और तुमने जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, तुमने उन लोगों को जो है वो अपने यहाँ पनाह दी है। तो इस तरह उनको न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको बुरा भला कहा गया और उन्हें अंग्रेज़ों का एजेंट, जो कि कल्चर है हमारे यहाँ जो है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो एजेंट करार दे देते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। ये आप देखें ये कब से चल रहा है। ये हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ का अगर मुताला करें तो ये एक मामूल है कि मुख्तलिफ़ शख्सियात को जो है किसी न किसी का एजेंट करार दे दिया जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान को भी जो है वो कहा गया। तो आज भी हिंदुस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो एक दूसरे का एजेंट करार देना जो है ये आम है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है जब इस वाक़े की वजाहत की तो उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों को पनाह दी है जो जंग में शामिल नहीं थे। वो आम मर्द थे, बुज़ुर्ग लोग थे, ख़वातीन थीं और वो बच्चे, उनके साथ उनके बच्चे थे। तो ये लोग जो थे वो जंग में शामिल नहीं थे। तो मैंने सिर्फ़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जो है इन लोगों को अपने यहाँ पनाह दी है। ना तो ये जंग में शामिल थे, ना ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी मुहाज़रे में शामिल थे। तो लिहाजा मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है ये काम किया है। असल इस वाक़े का रूनुमा होना था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी शोहरत जो थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों में और फिर बरतानिया के अंदर जो है वो फैल गई। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का जो दूसरा फ़ेज़ है, इसके अंदर जो उनकी इनफरादी ज़िंदगी थी या ज़ाती ज़िंदगी है वो उससे निकल कर एक कौमी बल्कि एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए। जब उनकी शोहरत हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर निकली, बरतानिया तक पहुंची, तो यकीनन वो एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत के मालिक जो थे वो बन चुके थे। इसके बाद फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की जो मामलात थे, जो सरगर्मियाँ रूनुमा हो रही थी, उनमें बराह रास्त दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो आगाज़ में जो है वो वन नेशन थ्योरी के हामी थे और 1857 से 1867 तक जो उन्होंने कोशिशें की, जो उन्होंने जद्दोजहद की, जो उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए, वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे या सिख थे या ईसाई थे। उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्हें हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए यकसां जो थे वो इक़दाम किए थे। और सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो बेसिकली आगाज़ में जो है वो वन नेशन थ्योरी के या एक कौमी नज़रिया के बहुत बड़े हामिद नज़र आते हैं। लेकिन 1867 के अंदर जो है एक वाक़या रूनुमा हुआ और उस वाक़या ने सर सैयद अहमद ख़ान की सोच तब्दील कर दी और यहीं से उनकी ज़िंदगी का तीसरा फ़ेज़ शुरू होता है। 1867 के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा यानी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ और उस तनाज़े के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की सोच, सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। हम मज़ीद देखते हैं कि इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में 1858 में और गाज़ीपुर में 1862 में और 1863 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी जो थी वो 1863 में कायम की, ये भी गाज़ीपुर में कायम की। तो मुरादाबाद में उन्होंने एक स्कूल कायम किया और गाज़ीपुर में उन्होंने 1862 में एक स्कूल कायम किया और 1863 में गाज़ीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। अब ये जो तालीमी इदारे थे ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए थे, हिंदुओं के लिए भी थे और मुसलमानों के लिए भी थे और इसमें इस एतबार से फ़र्क नहीं किया जाता था कि इसमें सिर्फ मुसलमान तालीम हासिल कर सकते हैं और बाकी कम्युनिटियों के लोग जो हैं वो इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वो तमाम हिंदुस्तानियों को एक कौम समझते थे। लिहाजा वो सब के लिए जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। फिर सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनके हवाले से एक और अहम बात है कि 1876 के अंदर जो है उनने अपनी जो गवर्नमेंट सर्विस थी उससे बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट हासिल कर ली थी और 1875 के अंदर जो है उन्होंने MAO हाई स्कूल अलीगढ़ की बुनियाद रखी और उसके 2 साल बाद जो है MAO हाई स्कूल जो था उसको प्रमोट किया गया
अपग्रेड कर दिया गया और अपग्रेड करने के बाद उसको MAO कॉलेज अलीगढ़ का दर्जा दे दिया गया। अब ये जो तालीमी इदारे थे हिंदुस्तान के अलीगढ़ के अंदर जो है जो MAO हाई स्कूल और MAO कॉलेज है, ये मुसलमानों के लिए थे। ये ख़ुसूसी तौर पे सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालीम देने के लिए जो है वो कैम किए थे। दोबारा हम आते हैं उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पर, जो बात मैं पहले कर रहा था उसको दोबारा मुकम्मल करते हैं। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड सर सैयद अहमद ख़ान। तो 1867 के अंदर 1867 को बनारस के मकाम पर उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है, इससे पहले उर्दू और जो थी वो हिंदुस्तान की सरकारी ज़ुबान थी। तो जो हिंदू थे उन्होंने इसकी मुखालफत की और दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया कि उर्दू ज़ुबान को बतौर दफ्तरी ज़ुबान ख़त्म किया जाए और उसकी जगह जो है हिंदी ज़ुबान को जो है वो बतौर दफ्तरी ज़ुबान रैज किया जाए। इस वाक़े का रूनुमा होना था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने अपने जो नज़रियात थे, अपनी सोच और जो फ़िक्र थी उसके ऊपर नज़रसानी की और फिर यहीं से उनका नुक्ता नज़र जो है वो तब्दील हो जाता है। इस वाक़े से पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान, जैसा कि मैंने कहा कि वन नेशन थ्योरी के हामी थे और वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानंद है जिसकी दो खूबसूरत आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर दोनों मिलजुल कर ना रहें जी, दोबारा सुनिएगा। सर सैयद अहमद ख़ान का कहना था कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानंद है जिसकी दो खूबसूरत आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर दोनों मिलजुल कर ना रहीं तो दुल्हन की आँखें टेढ़ी हो जाएंगी और अगर दोनों एक दूसरे को तबाह कर दें तो दुल्हन जुज़वी तौर पर अंधी हो जाएगी। सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदुस्तान के बारे में क्या नुक्ता नज़र था, ये जो उनका जो बयान है उससे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि वो हिंदुस्तान के बारे में किस किस्म का नुक्ता नज़र रखते थे। तो वो हिंदुस्तान को एक दुल्हन की मानंद खूबसूरत समझते थे और उनका कहना ये था कि इस खूबसूरत रियासत जो है, ये खूबसूरत मुल्क जो है, हिंदू और मुसलमान, इसकी दो खूबसूरत आँखें हैं। खूबसूरती जो है वो तवाज़न का तकाजा करती है। जहाँ पे अदम तवाज़न पैदा हो जाए वहाँ पे खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर एक आँख छोटी हो, दूसरी आँख बड़ी हो, एक खूबसूरत हो, दूसरी में खूबसूरती ना हो, या एक में काजल लगा हुआ हो, दूसरी में ना लगा हुआ हो, तो फिर दुल्हन जो है वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसको कभी भी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि उसके हुस्न में तवाज़न है। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनका कहना ये था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो खूबसूरत आँखें हैं। अगर इनमें से एक टेढ़ी हो जाए, इससे मुराद ये है कि एक जो है उसकी तरक्की ना कर सके, उसकी तालीमी हालत नाक़स हो, उसकी माशी हालत बेहतर ना हो, या उसका जो मुकाम है वो उस मुकाम से हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हिंदुस्तान जो है वो उसका तवाज़न जो है, उसकी खूबसूरती जो है वो मुतासर होगी। और अगर ये दोनों आँखें जो हैं वो एक दूसरे को तबाह कर दें, हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएं और मुसलमान हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो जाएं, तो फिर ये दुल्हन जो है, जो हिंदुस्तान है, ये जुज़वी तौर पर अंधा हो जाएगा। तो गया वो दोनों कौमों को हिंदुस्तान की तरक्की, खुशहाली, बेहतरी और ख़ूबसूरती के लिए किस कदर ज़्यादा अहमियत देते थे। लेकिन 1867 का जो वाक़या रूनुमा हुआ और वहाँ पे उर्दू हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने अपनी सोच जो थी तब्दील कर दी और यहीं से जो है उन्होंने दो कौमी नज़रिया जो है उसकी बुनियाद रखी और वो इस नतीजे पर पहुँच गया कि हिंदुस्तान के अंदर एक कौम नहीं बल्कि दो कौमें आबाद हैं। उनका कहना ये था कि वो हिंदू जो मुसलमानों को उनकी तहज़ीब के एतबार से, उनकी ज़ुबान के एतबार से तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, उनको ज़िंदगी के बाकी शोबों के अंदर जो है वो किस तरह जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा इससे साबित ये हो रखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात और उनके हकूक़ जो हैं
वो हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, दोनों के मफादात यकसा नहीं हैं, दोनों के हुकूक यकसा नहीं हैं, दोनों का नफ़ा और नुकसान एक चीज़ में नहीं है। तो इस तबार से जो है उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए लफ्ज़ कौम जो था वो इस्तेमाल किया। तो कौम की जो खसूसियत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौम की खसूसियत ये होती है कि वो आज़ाद होती है या आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही होती है। तो जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली बार लफ्ज़ कौम, नेशन का इस्तेमाल किया, तो फिर यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की क़याम की जो पहली ईंट है वो रख दी गई, और यहीं से जो है तहरीक पाकिस्तान का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। और इसी नज़रिए के ऊपर, यानी दो कौमी नज़रिए के ऊपर, और इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम हैं, तो आप देखें कि हिंदुस्तान की पूरी जो तहरीक है पाकिस्तान की, वो इसी नुक्ता नज़र के ऊपर चल रही है। तो जिस चीज़ की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रख दी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग कौम का दर्जा दिया, और आगे हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने पहली बार जो है हिंदुस्तान के लिए जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का भी मुतालबा किया था। और 1857 से फिर आगे जो पूरी तारीख है, तहरीक है, मूवमेंट जो है 1947 तक जो चलती है, वो इन्हीं असूलों की बुनियाद के ऊपर चलती है, और इन्हीं असूलों के ऊपर कायम रहकर जो है हिंदुस्तान जो है वो तकसीम होता है और पाकिस्तान जो है वो कायम होता है। इसलिए तहरीक पाकिस्तान का पहला मेहमार जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान को जो है वो कहा जाता है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू डिफेंस सोसाइटी जो थी उसकी बुनियाद रखी। 1873 के अंदर उर्दू डिफेंस सोसाइटी इलाहाबाद के मुकाम पर ये कायम की गई थी। टू नेशन थ्योरी के हवाले से उर्दू हिंदी तनाज़ा के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की सोच तब्दील हो गई, और उन्होंने वाज़े किया कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। ये बात बहुत वाज़ी हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें आबाद हैं। और फिर यहीं से जो है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तहरीक पाकिस्तान का जो सफ़र है वो यहीं से शुरू हो जाता है। और तहरीक पाकिस्तान के जो पहले मामार हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है दो कौमी नज़रिया की वजाहत की, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग कौम का दर्जा दिया। और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, सर सैयद अहमद ख़ान की ये बातें सच साबित होती गई, और उनके ऊपर मोहर जो है वो 1947 में आकर लगी। वही नज़रिया, वही सोच और वही फ़िक्र जो सर सैयद ने पेश की थी, उसी को जो है दरअसल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली शक्ल दी है। हिंदुस्तानियों को, सर सैयद अहमद ख़ान का कहना है कि हिंदुस्तानियों को एक कौम समझना हकीकत से आँखें चुराने के मुतरादिफ है। यानी सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, जब 1867 का वाक़या रूनुमा हुआ, उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, और उसके बाद उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम हैं, हिंदू एक अलग कौम है, और जो लोग हिंदुस्तानियों को एक कौम समझते हैं वो हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं, उन्हें हकीकत का इदराक नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस तरह दो कौमी नज़रिया की बुनियाद रखी, और सर सैयद अहमद ख़ान को ही दो कौमी नज़रिया का हकीकी बानी जो है वो तस्वर किया जाता है, और ये एक हकीकत है। अब हम कुछ MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं जिनका तल्लुक़ सर सैयद अहमद ख़ान से ही है। ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद ख़ान वाज वर्किंग इन। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो एक सरकारी जॉब कर रहे थे जुडिशरी के अंदर। तो जब जंग आज़ादी लड़ी गई 1857 में, तो क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ पे काम कर रहे थे, दिल्ली में, अलीगढ़ में, ये उसमें आज फिर एक बड़ी गलती होगी। ये है बिजनौर, बिजनौर, BIGBIJNAUR, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। और लखनऊ, बिजनौर, BIJNAUR,
तो इसकी आप करेक्शन कर लीजिएगा, ज़हन में रखिएगा। ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस सर सैयद अहमद ख़ान वाज वर्किंग इन बिजनौर। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसकी में प्रॉब्लम हो गया, स्पेलिंग में, कंपोजिंग में गलती हो गई है। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, मुझे ज़रा नज़र का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं इसको देख नहीं पा रहा था। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है BIJNAUR। तो बिजनौर जो है वो उस वक्त उनकी पोस्टिंग थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हु रोट लाइल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ये किताब का नाम है लाइल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया। मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ान, नन ऑफ दीज। तो नीचे 4 ऑप्शन है। लाइल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद ख़ान की जो है वो एक मशहूर किताब का नाम है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन सर सैयद वेंट टू इंग्लैंड विद हिज सन सैयद महमूद। सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे का नाम था सैयद महमूद। तो हुकूमत बरतानिया ने जो है सर सैयद महमूद जो थे, सर सैयद अहमद ख़ान के जो बेटे हैं, इन्हें तालीम हासिल करने के लिए, बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़ा दिया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो भी उनके साथ बरतानिया चले गए थे। तो ये कब का वाक़या है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, 1867, 1869, 1875, 1877। तो दुरुस्त जवाब है 1869 को जो है सर सैयद अहमद ख़ान अपने बेटे के साथ बरतानिया चले गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड इंस्पायर्ड सर सैयद अहमद ख़ान। यानी जब वो बरतानिया चले गए तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, जिससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। जब सर सैयद अहमद ख़ान बरतानिया गए तो उन्होंने वहाँ के निज़ाम तालीम का जायज़ा लिया, ऑक्सफोर्ड का जायज़ा लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है बरतानिया की बहुत मशहूर दोनों यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके निज़ाम तालीम का मुताला किया और उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो है इस तर्ज़ का एक तालीमी इदारा होना चाहिए। तो दोनों बोथ ऑफ देम, दोनों यूनिवर्सिटियों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। और फिर उसके वापस आकर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ के अंदर फिर MAO हाई स्कूल और फिर MAO कॉलेज की बुनियाद रखी थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1920 में जो है सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद इस कॉलेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का दर्जा जो था वो दे दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है अलीगढ़ कॉलेज वाज इनाग्रेट बाय, जो 1877 1877 को जो MAO हाई स्कूल था उसको अलीगढ़ कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। तो उनको उसका इफ्तिताह किसने किया? इनाग्रेटेड बाय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिंगथो, लॉर्ड मिंटो, सर सैयद। तो दुरुस्त जवाब है लॉर्ड लिटन। जी, तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट MCQ है हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशन थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम। अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, हाली यानी मौलाना अल्ताफ़ सनहाली, सर सैयद अहमद ख़ान। तो दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। इसके ऊपर तफसील से बात हो चुकी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग कौम की जो इस्तिलाह थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान ब्रीथ हिज लास्ट ऑन मार्च 26, 1898 एट लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़, कराची। तो दुरुस्त जवाब है अलीगढ़। इसका जवाब ये है, सवाल ये है दरअसल सर सैयद अहमद ख़ान ब्रीथ हिज लास्ट ऑन मार्च, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस कहाँ पे लिए, आखिरी उनका इंतकाल कहाँ पे हुआ, तो उस वक़्त वो अलीगढ़ में जो थे वो मुकीम थे। नेक्स्ट है व्हेन सर सैयद रोट रिसाला असबाब बगावत हिंद। 1857 यानी 1857, 1860। इसमें और ऑप्शन लिए जा सकते हैं
1870 लिखा जा सकता है, 1880, कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 जो है ऑप्शन लिए हैं। व्हेन सर सैयद अहमद ख़ान रोट इरसाला असबाब बगावत हिंद, इरसाला असबाब बगावत हिंद जो है यानी जो 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई, तो उसके ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक किताबचा लिखा जिसका नाम था इरसाला असबाब बगावत हिंद, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये जो जंग आज़ादी लड़ी गई है इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। अंग्रेज़ चूँकि इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर आयद कर रहे थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है इसका जवाब दिया कि इसके ज़िम्मेदार मुसलमान नहीं हैं बल्कि अंग्रेज़ ख़ुद हैं। तो 1857। नेक्स्ट है व्हेन सर सैयद वाज ट्रांसफ़र्ड टू बिजनौर। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनका बिजनौर में तबादला कब हुआ? 1830, 1854, 1857। तो दुरुस्त जवाब है 1854। तो जब जंग आज़ादी हुई तो उस वक़्त भी उनकी पोस्टिंग जो है वो बिजनौर में ही थी। नेक्स्ट है व्हेन सर सैयद अहमद कंपाइल्ड द हिस्ट्री ऑफ बिजनौर। तो जब सर सैयद बिजनौर में मुकीम थे तो वहाँ पर उन्होंने बिजनौर की तारीख़ के ऊपर किताब लिखी थी, तारीख़ बिजनौर, हिस्ट्री ऑफ बिजनौर उसको कहा जाता है। तो 1850, 1855, 1870 3 ऑप्शन हैं या नन ऑफ दीज इसमें हो सकता है। तो वो है दुरुस्त जवाब है 1855, यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने हिस्ट्री ऑफ बिजनौर जो है वो 1855 को लिखी थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान फाउंडेड ए साइंटिफिक सोसाइटी इन बिजनौर, गाज़ीपुर, अलीगढ़। तो दुरुस्त जवाब है गाज़ीपुर, यानी जो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की वो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ के अंदर गाज़ीपुर के अंदर जो है ये सोसाइटी जो थी वो कायम की थी। नेक्स्ट है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट वाज पब्लिश्ड इन। ये गज़ट था, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये उर्दू और इंग्लिश में जो है पब्लिश होता था, यानी इसमें एक तरफ उर्दू लिखी होती थी और उसके साथ अंग्रेज़ी ज़बान में उसका तर्जुमा होता था। तो इस तरह जो है उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज़ मुसलमानों की बात को समझ सकें और मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान को समझ सकें। नेक्स्ट है, जैसा कि अमूमन मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर जो है आखिर में जो है कोई खूबसूरत का 1-2 अशार जो हैं शामिल किए जाएं। तो आज मैंने हबीब जालिब की जो कुलियात है उसमें से इसका इंतखाब किया है। हबीब जालिब एक बहुत इनकलाबी शायर हैं, मुज़ाहमती शायरी उनकी बहुत मशहूर है, उसका मुताला सबको करना चाहिए। मैं तो सूरज हूँ, सितारे मेरे आगे क्या हैं। हबीब जालिब कहते हैं मैं तो सूरज हूँ, सितारे मेरे आगे क्या हैं। शब है क्या, शब के सहारे मेरे आगे क्या हैं। जो हमेशा रहे शाहों के सुनाखां जालिब, वो सुखन सास बेचारे मेरे आगे क्या हैं। दोबारा समात फरमाइएगा। मैं तो सूरज हूँ, सितारे मेरे आगे क्या हैं। शब है क्या, शब के सहारे मेरे आगे क्या हैं। जो हमेशा रहे शाहों के सुनाखां जालिब, वो सुखन सास बेचारे मेरे आगे क्या हैं। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई खामी हो तो आप ज़रूर उसकी निशानदेही किया करें ताकि हम उसकी इस्लाह कर सकें। कोई नया आइडिया आपके ज़हन में हो तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाली नई वीडियो के अंदर जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है जो आपका जो ताकि आपकी तैयारी के मुताबिक जो है उसको जो है वो हम देख सकें कि आप किस तरह जो है आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। हमारा जो बुनियादी मकसद ये है कि आपको इस तरह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए कि आपके इम्तिहान की तैयारी में वो मुफीद साबित हो सकें। तो उम्मीद है, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी और इम्तिहान की तैयारी में बड़ी मुआवन साबित होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर इसमें कोई खामी रह गई हो तो आप इस बात का हक़ रखते हैं कि आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं। यहाँ तक रखते हैं।
अल्लाह हाफिज़।